अध्यक्षीय वक्तव्य होने को होता है तो कम से कम सभागार में बैठे हुए सभी लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि अब बहुत जल्दी ही कार्यक्रम समाप्त होने वाला है और भोजन का समय भी है। इस प्रथम एकेडमिक सत्र के मंच पर उपस्थित प्रोफेसर चंदन कुमार जी, जिनको अभी हम लोग सुन रहे थे, शशिकला जायसवाल जी, हमारे बहुत ही मित्र प्रोफेसर निरंजन सहाय जी, प्रमोद जी, संचालन कर रहे नीलम जी, और सम्मुख बैठे हुए आप सभी जन, मेहरा जी बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, जिनका उद्घाटन सत्र में हम लोग सुन रहे थे। श्रद्धा जी हैं, संतोष जी हैं, और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, शोध छात्र, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी सत्र रहा उद्घाटन सत्र की तरह से। जिस विषय पर भी बात हुई, भले भी मूल विषय से थोड़ा सा हटे भी, प्रथम वक्ता के रूप में प्रमोद जी ने चंदन जी जिस तरह संकेत कर रहे थे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ से, उसकी शुरुआत में शंकराचार्य और तुलसीदास को लेकर के और फिल्मों के योगदान को लेकर के आपने बात किया। शशिकला जी ने और निरंजन भाई ने, दोनों लोगों ने प्रतिबंधित साहित्य को लेकर के बहुत शोधपूर्ण जानकारी दी, और खास करके जब्तशुदा साहित्य और प्रतिबंधित साहित्य में अंतर क्या है, बहुत सारे हम लोग नहीं जानते थे कौन कौन से साहित्य थे। और वह एक बड़ा संकट का दौर था आज़ादी की लड़ाई का, जिस समय की रचनाएं प्रतिबंधित या जब्त कर ली जाती थी। सोजे वतन का जिक्र आया यहाँ, अपने वक्तव्य में निरंजन जी ने दिया था। जब सोजे वक्त जब्त किया गया तो उस अंग्रेज ने प्रेमचंद से कहा था, धनपत राय से, कि शुक्र मनाओ कि तुम न्यायप्रिय अंग्रेज की सत्ता में हो, अगर मुगलों की सत्ता में होते तो तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए जाते। जिन्होंने सोजे वतन की कहानियों को पढ़ा होगा, केवल अनमोल रतन वाली कहानी को छोड़ करके और सारी कहानियों में कुछ भी ऐसा नहीं है। और वह एक ऐसा दौर था कि माखनलाल चतुर्वेदी अपना नाम न लेकर के एक भारतीय आत्मा लिखते हैं। खोजो एक भारतीय आत्मा को। अज्ञेय की कहानी लिखी जा रही है और वह अज्ञेय है, पता नहीं है कि इसका लेखक कौन है। और उस समय बनारस की अगर हम बात करें तो बनारस के उस दौर में, जब समय की पराड़कर जी यहाँ आज के संपादक थे और वो प्रतिबंधित अखबार कर दिया गया था, अंग्रेज बनारस की जनता को, सत्ता को कोई पता नहीं था कि अखबार कहाँ से छपता है, और अंडरग्राउंड अखबार छपता था। दूसरे दिन पूरे बनारस की दीवारों पर अखबार चिपका दिया जाता था। चंद्रशेखर आजाद भी उस पर रहे हैं, अपने पीठ पर अखबार को लगा करके और दीवार से चिपका दिया जाता था। स्वतंत्रता का वह एक ऐसा दौर था जिसमें कि पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका है। आप सोचिए कि कानपुर से प्रताप अखबार निकलता है और उसके प्रत्येक उस दौर में, खास दौर में, प्रत्येक दिन के समाचार पत्र में ऊपर यह लिखा रहता था, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्रकृति के अखबार जबलपुर से निकलने वाला एक समाचार पत्र है, उसमें लिखा रहता था, जिसमें निज गौरव तथा निज देश। कविता, साहित्य कैसे पत्रकारिता के उस स्वतंत्रता आंदोलन में एक साथ गलबनियां करके आगे आगे चल रहे थे। इलाहाबाद से एक समाचार पत्र निकलता था और एक महीने के अंदर संपादक गिरफ्तार कर लिया जाता था और 6 महीने की जेल होती थी। उसमें एक विज्ञापन निकला उस अखबार में, इस अखबार के लिए संपादक चाहिए, मिलेगा क्या? 1 लोटा पानी, 2 टिक्कर और 6 महीने की जेल। यह विज्ञापन होता था और आपको पता होगा कि संपादकों की लाइन लगी रहती थी। एक आदमी आता था, गिरफ्तार होता था, दूसरा संपादक आता था। वह एक दौर ऐसा था। आप पराड़कर जी के उस समय की आज की टिप्पणियों को, अगर लेखों को अगर आप पढ़िए तो उस समय पता लगता है कि गांधी जी का आंदोलन और 42 से लेकर के और 47 तक कृष्णराव पराड़कर की संपादकियों को देखने की जरूरत है। किस तरह से साहित्य उस राष्ट्र को बचाने के लिए, उसकी आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए एक मुफ्त लड़ाई एक साथ जो है वह लड़ी जा रही थी। चंदन कुमार जी ने अपने वक्तव्य में, चंदन कुमार जी का वक्तव्य बहुत सूत्रबद्ध था और उनके हर सूत्र पर आप तालियां बजा रहे थे। और एक सबसे ज्यादा ताली मैंने महसूस किया उस पर जब उन्होंने कहा कि जो प्रेम में असफल हो जाते हैं वो प्रेम की कविताएं लिखते रहते हैं। बच्चों ने खूब तालियां बजाई। उनको लगा कि हम प्रेम कर रहे हैं, चाहे कविता करें या न करें, प्रेम में हम सफल हैं। लेकिन प्रेम में असफल भले कविता करें,
लेकिन वह कविता बहुत लोगों को प्रेम करना सिखा देती है। लड़ाई के युद्ध के मैदान पर कभी न जाए, लेकिन एक झंडा गीत कुर्बानी की सीख तो दे ही सकता है। या कोई जरूरी नहीं है कि वह युद्ध पर ही जाए। तभी अभी पिछले संभवतः या इसी सत्र में किसी ने कहा, प्रमोद जी ने कहा कि उनके नाना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और भारत भारती की प्रतियां जमीन में गाड़ के रखी जाती थी। क्या बात थी उस भारत भारती में, कौन सी प्रेरणा थी, कौन सी वो चीज थी। भगत सिंह का भी जिक्र आया। भगत सिंह के डायरियों के कुछ पन्ने मुझे देखने को मिले थे एक संदर्भ में, कैसे उस समय के जो शहीद थे वो कविता से, कविता की पंक्तियों से, शायरी से किस तरह के प्रेरित थे। भगत सिंह ने अपनी एक डायरी में, मुझे बहुत संजोग से एक डायरी कहीं उनकी मिली पढ़ने के लिए, उसकी कॉपी मिली थी। एक डायरी के कोने में वो एक दो पंक्तियां लिखते हैं, तुम्हें जीवन, शायर कौन है पता नहीं है, लेकिन भगत सिंह कितना प्रेरित हैं। तुम्हें जीवन करने की जिद है तो मुझे मरने की है हसरत, मेरी भी वही ख्वाहिश जो मेरे सयाद की है, सयाद कातिल है। कौन सी वो कविता की, ये दो पंक्ति कैसे भगत सिंह को प्रेरित कर रही है, कैसे शहीदों को प्रेरित। अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल स्वयं एक शायर के रूप में हैं। और उस समय का साहित्य जो खास करके हम पूरे उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप ने पूरे एक विस्तार साहित्य की यात्रा किया था, और एक कैसे राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र की क्या बात है। अभी बहुत स्पष्ट किया चंदन जी ने, राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, अच्छी तरह से उसको स्पष्ट किया। और मेहरा सर ने भी उद्घाटन सत्र में इसको अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। देहरादून में जहां भारतीय सेना की अग्रपंक्ति तैयार होती है, भारतीय सेना का ऑफिसर जहां बनाए जाते हैं, वहां चिटवुड हॉल में 3 पंक्तियां लिखी गई हैं, और उन्हीं तीनों पंक्तियों का शपथ लेता है वह अधिकारी जिसके ऊपर बैज लगता है। और वह शपथ लेने वाली 3 पंक्तियां हैं, राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र का कल्याण पहले नंबर पर। सैनिक की सुरक्षा, सैनिक का सम्मान और सैनिक का कल्याण दूसरे नंबर पर। स्वयं की सुरक्षा, स्वयं का सम्मान और स्वयं का कल्याण सबसे अंतिम पादान पर। अगर राष्ट्र का एक सैनिक यह शपथ लेता है तो देश के हर नागरिक को यह शपथ लेना पड़ेगा कि राष्ट्र का कल्याण और राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का सम्मान नंबर 1 पर है। और शायद इससे बड़ी राष्ट्र की परिभाषा दूसरी हो नहीं सकती है। राजनीतिक और सत्ता उसकी बात मैं नहीं करूंगा, और ये बाद आया उसकी भी बात नहीं करूंगा। हम लोग तो राष्ट्रीय धारा के कवियों की बात करते हैं। छायाबाद में इसी काशी में, इस काशी में ही प्रसाद जी का पहला नाटक, प्रायश्चित प्रसाद जी का पहला नाटक है। और नाटक की शुरुआत कहां से होती है आप देखिएगा। प्रसाद जी अभी चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त नहीं लिखे हैं, कामायनी अभी नहीं लिखे हुए हैं। पहला नाटक प्रसाद जी का प्रायश्चित है। उसमें शुरुआत यहाँ से होती है कि 2 विद्याधारियां उस युद्ध भूमि में आती हैं जहां पृथ्वीराज पराजित हुए थे। एक विद्याधारी पूछती है कि इतना सन्नाटा यहाँ क्यों है, तो दूसरी कहती है कि तुम्हें भोग विलास से फुर्सत नहीं है, तुम क्या जानो इसको। अगर भाई ही भाई का शत्रु हो जाए, पहले नाटक में प्रसाद जी लिखते हैं, अगर भाई ही भाई का शत्रु हो जाए, नदी ही श्रृंग को तोड़ने लगे तो दूसरा कौन बचा सकता है। तो प्रसाद जी की पहली पंक्ति है। और चंद्रगुप्त तक पहुंचते पहुंचते प्रसाद जी एक विदेशी महिला कार्नेलिया कहती है कि विश्व के सारे देश मनुष्य को पैदा करने की भूमि है, भारत मानवता को पैदा करने वाली भूमि है। अगर वह कहती है कि अरुणिया मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, वह एक ऐसा दौर था वो, जहां योग्य जन जीता है, जागो फिर एक बार में निराला कहते हैं, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है। यह सांस्कृतिक अपनी चेतना को याद करते हैं। सिंही के गोंद से छीनता है शिशु कौन, स्पष्ट संकेत देते हैं, जिसको शुक्ल जी ने एक शब्द दिया है अपने इतिहास में, हतदर्प भारतीय जनता। हम सचमुच हतदर्प हो गए थे, अपने अस्तित्व को हम भूल गए थे, अपने सत्व को हम भूल गए थे, जिसको भारतेंद्र जी ने कहा था कि सत्व निज भारत कहे। उस सत्व को वापस करने, उस चेतना को वापस करने का कार्य हिंदी की राष्ट्रीय धारा के कवियों ने, छायावाद के कवियों ने किया था। और उसमें एक पूरी की पूरी परंपरा चली। और जैसा कि
अभी शायद संभवतः निरंजन जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात किया कि पाठ्यक्रम से बहुत योजना के तहत इन कवियों को हटाया गया। मुझे याद है कि 80 के आसपास नागार्जुन जी यही 80 पर टहलते हुए मिल गए थे और हम लोग शैलेंद्र भाई यहाँ बैठे थे थोड़ी देर पहले, अभी नहीं है, उनके साथ हम लोग बैठे थे। तो हम लोगों ने ऐसे पूछा कि बाबा आपकी कौन कौन कविता है, और हम लोगों ने तो 2-3 कविता पढ़ा है, कालिदास सत्सत बतलाना, अकाल और उसके बाद। तो एक बड़ी मजेदार बात नागार्जुन बाबा ने कही हंसते हुए। उन्होंने कहा देखो कविताएं दो तरह की होती हैं, एक सधवा कविता होती है, एक विधवा कविता होती है। सधवा माने जो पाठ्यक्रम में आ जाए वो सधवा है, जो पाठ्यक्रम में ना आए वो चाहे जितनी अच्छी कविता रहे। उन्होंने कहा कि मेरी इन 2 कविताओं से ढेर सारी कविताएं अच्छी हैं, लेकिन वो विधवा बनी हुई हैं, पाठ्यक्रम में नहीं आ पाती हैं। तो इस राष्ट्रभक्ति धारा के कवियों की कविताओं को विधवा बना के आजादी के बाद छोड़ा गया। आप सोचिए कि सोहनलाल द्विवेदी, पिछले दिनों एक कविता का वो हुआ, एक कविता आप लोग जानते हो कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक पाठ्यक्रम में एक कविता थी और उसमें कवि का नाम लिया हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं हो सकते हैं ये, क्योंकि हम लोगों ने निराला रचनावली पूरी देखी है, यह कविता कहीं नहीं है। फिर बाद में किसी ने कहा कि हरिवंश राय बच्चन की कविता है, और हरिवंश राय बच्चन की कविता यहाँ से लेकर अमिताभ बच्चन तक पूछा गया, लोगों ने पूछा तो हुआ कि ये उनकी भी कविता नहीं है। फिर हुआ कि कविता किसकी है, तो बाद में हुआ कि संभवतः सोहनलाल द्विवेदी की कविता है। अभी मेरे पास 8 या 10 संग्रह सोहनलाल द्विवेदी के हैं, उनमें यह कविता कहीं नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हीं के। इसका मतलब कि बहुत सारे उनके संग्रह ऐसे हैं जो अभी प्रकाशित नहीं हो पाए हैं। आप सोचिए 1941 में भैरवी लिखते हैं सोहनलाल द्विवेदी जी, 42 में आंदोलन होता है, उसके पहले किस तरह से गांधी को याद करते हैं, किस तरह से पटेल को याद करते हैं। वह अभी वो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ है। मालवीय जी को याद करते हैं अपने उस कविता में, और उस कविता में ही वह पहला ही संभवतः है कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो, एक सिर मेरा मिला दो। एक बलिदान का उत्सव हो रहा है, एक सिर तुम मेरा मिला दो। ऐसी राष्ट्रीय धारा के कवियों में कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कितने लोग बालकृष्ण शर्मा नवीन को जान रहे हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक लहर उधर से आए, एक लहर इधर से आए। गोपाल सिंह नेपाली को, इन कवियों को, सोहनलाल द्विवेदी आदि कुछ बच्चों की कविताओं में तो बचे हुए हैं। सोहनलाल द्विवेदी का एक और प्रसंग, मैं थोड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा ख्याल है कि 75-80 के दौर में आसपास लखनऊ में एक बार उनसे मिलना हुआ। तो उन्होंने जब ये जाना कि मैं बनारस का हूँ तो एक छोटा संस्मरण उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं बच्चों की कविताओं का एक संकलन तैयार कर रहा था, बच्चों की तरह उनका स्वभाव था। तो मैंने विद्यानिवास मिश्र से, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे विद्यानिवास मिश्र, उन्होंने कहा हमारे मैंने बनारस वाले विद्यानिवास मिश्र को मैंने एक पत्र भेजा कि कृपया एक अपनी बच्चों की कविता मुझे भेज दीजिए, मैं संग्रह में प्रकाशित करना चाहता हूँ। तो विद्यानिवास जी ने क्या किया, उनकी कुछ दिन पहले उनकी एक बेटी पैदा हुई थी, एक ही बेटी थी विद्यानिवास जी को, एक बेटी पैदा हुई थी, कुछ बड़ी थी। उन्होंने उसकी फोटो उस लिफाफे में डाली और एक लाइन लिख दिया कि अब तक बच्चों लायक मैंने यही एक रचना किया। तो साहित्य का यह अपना सोहनलाल द्विवेदी जी ने बताया यह था, कहें कि मैं उस रखा हूँ उस फोटो को भी, छोटी को, और उनका पत्र भी रखा हूँ कि बच्चों लायक, बच्चों के लिए मैंने एक ही रचना किया है, यह मेरी बेटी है। तो इन राष्ट्रीय धारा के कवियों को ये बहुत बड़ी बात है कि सत्यप्रकाश पाल जी ने, उनके सहयोगी ने, विवेक जी ने, आप सभी ने, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी संस्था में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में इन कवियों की बात हो रही है। बहुत गफलत है, बड़ी लोगों के बीच में गलतफहमियां भरी हुई हैं। गांधी को लेकर के इस राष्ट्रीय धारा के कवियों ने जिस तरह से कहा, सोहनलाल द्विवेदी की बात नु, चल पड़े जिधर दो टकमग में चल पड़े, कोट पग उसकी ओर, चरखा पर कितने गीत लिखते हैं। और आज मुझे दुख होता है, गांधी को एक खलनायक के रूप में भी आज प्रस्तुत किया जा रहा है। एक स्वतंत्रता का वह दौर था, राष्ट्रीय धारा का वह एक ऐसा दौर था जिस समय की देश को आज़ाद कराने के लिए ये कविताएं हमेशा शाश्वत रहेंगी। प्रतिबंधित रचनाओं की बात हुई थी। आप सभी के प्रति मैं भी स्वयं आभार व्यक्त भी करता हूँ जिन जिन विषयों पर बात हुई है। अगले सत्रों में फिर इसे और विस्तार से बात होगी। आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद।